नमस्कार, आप सुन रहे हैं भारत तथा विश्व की लोक कथाएं मीता गुप्ता के द्वारा। मेरे प्यारे साथियों, आज हम सुनेंगे उड़ीसा की एक और लोक कथा जो चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित पुस्तक उड़ीसा की लोक कथाएं से ली गई है, जिसके लेखक हैं रामेंद्र कुमार। तो आइए मीता गुप्ता की आवाज में कहानी सुनते हैं, जिसका नाम है पक्के मित्र। यह कहानी सरल और राणा नाम के दो मित्रों की है। सरल एक सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था, जबकि राणा धूर्त और धोखेबाज था। एक दिन राणा ने सरल से कहा, जीवन में कुछ बड़ा करना है। आओ सरल, हम यह गांव छोड़कर अपना भाग्य संवारने कहीं चलते हैं। सरल ने पूछा, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? राणा बोला, देखते हैं कि भाग्य हमें कहाँ ले जाता है। सरल अपने मित्र के प्रस्ताव पर सहमत हो गया। क्योंकि वे दोनों अकेले थे, इसलिए उन्होंने अपने अपने घरों पर ताला लगाया और निकल पड़े। काफी लंबी यात्रा तय करने के बाद वे एक नए राज्य की राजधानी में पहुंचे। उन्होंने देखा कि यहाँ के सभी लोग बड़े उदास हैं। तो राणा ने एक व्यक्ति से पूछा, ए भाई, क्या बात है? इस शहर में हर कोई मातम क्यों मना रहा है? किसी ने बताया, कल रात हमारे प्रिय राजा का देहांत हो गया। वे बड़े महान व्यक्ति थे। उनकी आकस्मिक हुई मृत्यु से हमें आघात पहुंचा है। राणा ने फिर पूछा, उनका उत्तराधिकारी कौन है? उस व्यक्ति ने बताया, यह भी हमारा दुर्भाग्य है कि राज्य के उत्तराधिकारी उनके दो आलसी और निर्दयी जुड़वा बेटे हैं। किसी की भी भलाई की तो उन्हें कोई परवाह नहीं। ना जाने उनके राज में हमें कैसे कैसे कष्ट झेलने पड़ेंगे। इसके बाद वह व्यक्ति चला गया और दोनों मित्र एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ देर के बाद राणा बोला, मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। हम दोनों कब्रिस्तान में जाएंगे। एक गहरा गड्ढा खोदकर मैं तुम्हें वहां गाड़ दूंगा। सांस लेने और देखने के लिए तुम्हारा चेहरा मिट्टी से बाहर ही होगा और तुम्हारे चेहरे को मैं चिकनी मिट्टी से ढककर तुम्हारी आंखें खुली छोड़ दूंगा। इसके बाद मैं राजमहल में जाकर जुड़वा राजकुमारों और उनके मंत्रियों के सामने राजा का सबसे बड़ा पुत्र होने का दावा कर दूंगा। यह सुनकर सरल बौखला कर बोला, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? वे तुम्हारे दावे पर कभी विश्वास नहीं करेंगे और तुम्हें उठाकर कारागार में डाल देंगे। राणा ने कहा, मुझे मालूम है वे विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं उन्हें कब्रिस्तान में लेकर आऊंगा और जोर से तुम्हें पुकारूंगा, पिताजी, कृपया इन लोगों को बताइए कि मैं आपका पुत्र हूँ और मुझे भी आधा राज्य मिलना चाहिए। फिर तुम उन्हें बताना, हाँ, मेरा सबसे बड़ा बेटा बचपन में ही कहीं खो गया था। उसकी दाईं बाजू पर एक जन्मजात चिन्ह था। तुम ऐसा ही कह देना। सरल ने पूछा, लेकिन क्या तुम्हारी दाईं बाजू पर कोई जन्मजात चिन्ह है? हाँ, है ना। अपनी बाजू पर बने निशान को दिखाते हुए राणा बोला, जैसे ही वे लोग मेरी बाजू पर यह चिन्ह देख लेंगे तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि मैं ही राजा का खोया हुआ बेटा हूँ। उसी समय तुम भी बोल पड़ना कि हाँ, यही मेरा बेटा है, इसे मेरा आधा राज्य दे देना। एक बार तुमने यह घोषणा कर दी तो वे मना नहीं कर सकते। सरल ने राणा से कहा, लेकिन तुम यह तो बताओ कि हम आधे राज्य का करेंगे क्या? राणा बोला, सही कहा तुमने, इसलिए मैं आधा राज्य नहीं लूंगा, बल्कि मैं उनसे धन मांग लूंगा। मुझे विश्वास है
कि जुड़वा राजकुमार तुरंत राजी हो जाएंगे। तो सरल ने कहा, लेकिन राणा, तुमने तो कहा था कि हम अपने परिश्रम के बूते पर अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे। तुम तो मुझे झूठ और धोखे में घसीट रहे हो। राणा ने कहा, भाई सरल, तुम यह तो देखो कि हम किन लोगों से धन ऐंठने की योजना बना रहे हैं, जो स्वयं अयोग्य है। मैं तो कहता हूं, हमें मिलने वाले धन में से कुछ हम रख लेंगे और बाकी जरूरतमंदों में बांट देंगे। सरल इतना तेज नहीं था, वह अपने मित्र की बातों से सहमत हो गया। उसी रात वे दोनों शाही कब्रिस्तान की दीवार फांदकर अंदर घुस गए। दोनों ने मिलकर एक गड्ढा खोदा और इसके बाद सरल उस गड्ढे में लेट गया। सरल को गर्दन तक मिट्टी में दबाने के बाद राणा ने उसकी आंखें छोड़कर उसका चेहरा और बाल चिकनी मिट्टी से ढक दिए। तब राणा बोला, सरल, अब मैं जा रहा हूं। क्या करना है तुम अच्छी तरह से जानते हो। सरल मिट्टी में दबे दबे बोला, हाँ, लेकिन जल्दी आना। राणा ने कहा, हाँ हाँ, जैसे ही वे मुझे धन दे देंगे मैं तुम्हें निकालने आ जाऊंगा। महल में पहुंचकर राणा ने घोषणा कर दी कि वह राजा का सबसे बड़ा पुत्र है। उसकी बात पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया। तब राणा पूरे आत्मविश्वास से बोला, यदि आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं तो चलो कब्रिस्तान, मैं अपने पिता महामहिम राजा से पूछवा देता हूं। राजकुमार तो राणा को उसी समय कैद में डाल देना चाहते थे, लेकिन मंत्रियों ने उन्हें कब्रिस्तान में चलकर सत्यता जांचने के लिए सहमत कर लिया। जब वे सब वहां पहुंचे तो योजना अनुसार राणा चिल्लाया, पिताजी, क्या आप अपने बड़े बेटे के बारे में इन लोगों को कुछ नहीं बताएंगे? हर कोई वहां हैरान सा खड़ा था। तभी पूरा कब्रिस्तान एक आवाज से गूंज उठा, हाँ, यह सच है कि मेरा बड़ा पुत्र बहुत पहले ही खो गया था। उसकी दाईं बाजू पर एक जन्मजात चिन्ह था। तभी एक मंत्री तुरंत आगे आया और राणा की बाजू टटोलने लगा। सब लोग देखना चाहते थे कि क्या वास्तव में उसकी बाजू पर कोई निशान है। मंत्री बोला, हाँ महाराज, इसकी बाजू पर एक चिन्ह है जो अंडाकार दिखता है। जमीन में दबे हुए सरल ने कहा, हाँ, यही मेरा बड़ा पुत्र है। आधा राज्य इसे ही देना। अगर मेरी इच्छा को पूरा नहीं किया गया तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके बाद सब लोग महल में लौट आए। एक वरिष्ठ मंत्री बोला, मुझे लगता है राजा के आदेश का पालन अवश्य होना चाहिए। सभी लोग यही चाहेंगे। अब इस आदेश पर सहमति देने के अलावा राजकुमारों के पास कोई चारा नहीं था। उसी समय राणा अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और बोला, मेरा पूरा जीवन गरीबी में बीता है। मैं ना ही तो सम्राट बनना चाहता हूँ और ना ही शक्तिशाली। मुझे तो बस आप इतना धन दे दीजिए कि कुछ अपने पास रखकर शेष में गरीबों में बांट सकूं। यह सुनकर राजकुमारों ने खुशी खुशी राणा को सोने के सिक्कों से भरी 2 बोरियां और एक घोड़ा देकर विदा कर दिया। सब लेकर राणा सीधा अपने गांव की ओर हो लिया। मिट्टी में दबा बेचारा सरल वहीं कब्रिस्तान में पड़ा रहा। वह राणा की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन वह नहीं आया। 2 रातें बीत गईं। सरल समझ गया कि अब राणा नहीं आने वाला। एक रात मूसलाधार बारिश हुई। मिट्टी नरम और ढीली पड़ने के बाद सरल गड्ढे में से बाहर निकल पाने में समर्थ हो गया।
इसके बाद वह सीधे राणा के घर जा पहुंचा। घर में राणा सोने के ढेर सारे सिक्कों को देखकर खुश हो रहा था। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर उसने तुरंत खिड़की से देख लिया कि बाहर सरल खड़ा है। तुरंत राणा ने अपने कपड़े फाड़ लिए, चेहरे और बाजुओं को नाखूनों से नोचने का ढोंग किया और दरवाजा खोलते ही बोला, मित्र सरल, तुम्हें सुरक्षित देखकर मैं बहुत खुश हूं। सरल बोला, दुष्ट, मुझे वहां अकेला मरता छोड़ आया। राणा बोला, मेरा विश्वास करो सरल, सोने के सिक्के लेकर मैं सीधा तुम्हारे पास ही आ रहा था, लेकिन कब्रिस्तान के चारों ओर कड़ा पहरा लगा दिया गया था। फिर मैंने सोचा कि पहले पूरे धन को घर में सुरक्षित स्थान पर रख दूं, इसके बाद मैं तुम्हें किसी तरह वहां से निकाल लूंगा। पर दुर्भाग्य देखो, रास्ते में डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया और सारा धन लूट लिया। यह सुनकर सरल चला गया, पर उसने राणा को सबक सिखाने का मन बना लिया था। हफ्ते के बाद राणा पड़ोसी गांव में एक विवाह में शामिल होने गया। तब उसकी अनुपस्थिति में सरल उसके घर पहुंच गया। बगीचे में से गुजरते हुए उसका ध्यान मिट्टी से ढके एक गड्ढे की ओर गया। उसे इस गड्ढे पर संदेह हुआ। तुरंत उसने वहां खोदना शुरू कर दिया। जल्दी ही वहां दबा हुआ एक संदूक मिला। यह संदूक सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। गड्ढे को भरने के बाद वह संदूक उठाकर घर की ओर हो लिया। सरल गांव के प्रधान के पास पहुंचा और बोला, प्रधान जी, मेरा मित्र राणा और मैं पड़ोसी देश की यात्रा पर गए थे। अपनी बुद्धिमत्ता से उसने एक पुरस्कार जीत लिया। उस धन को वह निर्धनों में बांटना चाहता है। प्रधान जी बोले, अच्छा विचार है, पर धर्म के इस काम में राणा आगे क्यों नहीं आता? सरल ने कहा, वह बहुत संकोची है, वह कोई श्रेय नहीं लेना चाहता, इसलिए उसने मुझे आपके पास भेजा है। प्रधान बोला, हम मिलकर उसका साथ देंगे, लेकिन वह धन है कहाँ? सरल ने बताया, मेरे घर पर सुरक्षित है, कल मैं उसे यहीं ले आऊंगा। अगले दिन सोने के सिक्कों को गरीबों में बांटकर पूरा संदूक खाली कर दिया गया। सरल ने प्रधान को बताया, राणा कल सुबह लौट आएगा। मैं सोचता हूँ उसके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। इसके बाद सरल ने प्रधान को अपनी बात कह सुनाई। अगले दिन राणा घर के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि एक आदमी आया और बोला कि पंचों ने एक जरूरी बैठक बुलाई है और इसमें भाग लेने के लिए प्रधान जी ने आपको अभी बुलवाया है। राणा तुरंत सामुदायिक भवन पहुंच गया। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, भीड़ और प्रधान के साथ साथ कई बुजुर्गों ने खड़े होकर तालियां बजानी शुरू कर दी। कुछ देर के बाद तालियों की गड़गड़ाहट थमी। क्या है यह सब? हैरान राणा बोला। प्रधान ने कहा, राणा भाई, भोले मत बनो, हमें सच मालूम हो चुका है। यह सुनकर राणा कांप उठा और बोला, सच? कौन सा सच? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। प्रधान जी खुशी से बोले, हाँ हाँ, तुम्हारा सच। नेक काम करना चाहते हो, लेकिन सामने नहीं आना चाहते। वह तो सरल ने हमें बताया कि कैसे अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर तुमने इतना धन जीता और कितनी उदारता के साथ तुमने इस सारे धन को निर्धनों में बांट देने की इच्छा प्रकट की। यह बताते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि हमने तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर दी है। यह सुनकर राणा सन्न रह गया। उसकी आंखें सरल को घूरने लगी। वह गुस्से से लाल हो उठा, लेकिन सरल
शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा था। प्रधान ने फिर कहा, कोई भी सम्मान तुम्हारी इस उदारता की बराबरी नहीं कर सकता। फिर भी पूरे गांव की ओर से मैं यह घोषणा करता हूं कि तुम गांव की पंचायत के आजीवन सम्मानित सदस्य नियुक्त किए जाते हो। जैसे ही राणा सामुदायिक भवन से बाहर निकला, वह अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। उसने बगीचे में उसी गड्ढे को हाथों से खोदना शुरू कर दिया। वह जानता था कि गड्ढे में कुछ नहीं बचा है, लेकिन वह फिर भी खोदता चला गया। आखिर उसे इस गड्ढे में एक छोटा सा बक्सा मिला, जिसमें कागज का एक टुकड़ा रखा था और उस पर लिखा था, एक विश्वसनीय मित्र ही संसार का सबसे बड़ा खजाना होता है। यह पढ़कर निराश होकर राणा वहीं बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। इसके बाद वह धीरे धीरे चलता हुआ उसी घर में पहुंचा जहां उसने अपने खुशहाल जीवन के कई दिन बिताए थे। यह सरल का घर था। वहां पहुंचकर राणा ने सरल से कहा, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। वो सिक्के मैंने भले ही खो दिए हों, लेकिन एक सत्य आज मैंने जरूर जान लिया है कि धन तो आता जाता रहेगा, पर एक सच्चा दोस्त हमेशा साथ रहता है। इसके साथ ही दोनों मित्रों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। प्यारे साथियों, यह कहानी सीधा सा संदेश देती है कि मित्रता में यदि दूसरा मित्र गलत और बेईमानी के रास्ते पर जा रहा हो, तो मित्रों की यह जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मित्र को गलत काम करने से मना करें और उसे सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। अभी आप सुन रहे थे उड़ीसा की लोक कथा पक्के मित्र, जिसे चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट की प्रकाशित पुस्तक उड़ीसा की लोक कथाएं से लिया गया था। अगर आपको ये लोक कथा पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और मेरा पॉडकास्ट फॉलो जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी लोक कथाएं लाती रहूं। धन्यवाद।